देखिए, सीने में दर्द हमेशा हार्ट अटैक ही नहीं होता है जी। लेकिन हाँ, सीने में अगर दर्द हो तो उसको इग्नोर करना भी सही नहीं है जी। आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको नज़रअंदाज करते हैं और वही अगर दिक्कत बढ़ती है जी। तो कई बार जानलेवा हो सकती है। जी नमस्कार दोस्त, मैं विकेश दुबे, आप देख रहे हैं लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं आरा शहर के सबसे चर्चित और फेमस फिजिशियन डॉक्टर जमीत अंकुर। और ये फिजिशियन के साथ साथ क्रिटिकल केयर यानी इमरजेंसी पेशेंट को भी देखते हैं। हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपको हार्दिक स्वागत है लोक आवाज 24/7 में। धन्यवाद। सर, अभी ठंडी का मौसम है तो अभी सबसे ज़्यादा डेली किस टाइप के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं सर? इस ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स की इनकमिंग है वो सांस की दिक्कत और छाती में दर्द और आजकल हेमरेजेस, इमरजेंसी में ब्रेन हेमरेजेस और इन्फार्क्ट के पेशेंट्स जी। साथ ही साथ आजकल इतना फ्रिक्वेंट हार्ट अटैक के पेशेंट्स आ रहे हैं जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन जो है अभी तो ठंड की स्थिति बुरी है और उससे बच के रहना है। इस ठंड में प्रिकॉशंस लेने होंगे। जी डॉक्टर साहब, आप इमरजेंसी टेकल करते हैं तो ये कैसे जान लेते हैं कि ये पेशेंट इमरजेंसी है, इसको आईसीयू में रखना है? देखिए, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले तो किसी भी डॉक्टर का सबसे पहला असेसमेंट जो होता है वो पेशेंट का जनरल कंडीशन क्या है। जी। क्या बीपी है, क्या पल्स है, क्या ऑक्सीजन का सैचुरेशन है, रेस्पिरेटरी पैटर्न क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, कितना ब्रीदिंग एफर्ट्स आ रहे हैं। ये हमारे पहले पैरामीटर्स होते हैं जिन पे आदमी सबसे पहले उसको एश्योर कर लेता है कि उसकी स्थिति क्या है। जी। एक बार जब हमें थोड़ा क्रिटिकल लगता है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हैं। जब इन्वेस्टिगेशंस में जो दिक्कतें आती हैं उसके बाद हम उन दिक्कतों को ट्रीट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक चीज़ लोगों को ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनी होती है, आईसीयू और वेंटिलेटर दोनों में डिफरेंसेस क्या है? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए सर। आईसीयू एक पूरी सेटिंग होती है जिसमें वेंटिलेटर एक पार्ट है। जी। ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर माने कुछ अलग हो गया, आईसीयू माने कुछ अलग हो गया। वेंटिलेटर एक पार्ट है आईसीयू का। जब आईसीयू में पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं और अपने से सांस नहीं ले पाते हैं और उनको रिफ्लेक्सेस उनकी ब्लंट हो जाती हैं। जी। कई बार ऐसा होता है कि सांस की नली में खाना चले जाने के चलते या एस्पिरेशन कहा जाता है उसको, तो एस्पिरेशन के चलते भी पेशेंट्स की डेथ होती है। जी। तो उन सारे कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए, ताकि वैसी एक इमरजेंसी में एक ABC करके क्राइटेरिया होता है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो एयरवे सिक्योर करना सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ होती है। उसके बाद ब्रीदिंग को मेंटेन करना होता है। जी। जो पेशेंट्स अपने एयरवे सिक्योर नहीं कर पाते हैं या ब्रीदिंग उनकी डिफ़िकल्ट होती है, ब्रीदिंग वो ढंग से नहीं कर पाते हैं, तब उनको वेंटिलेटर पे डालने की बात होती है। ऐसा सुनने में आता है, हमारे जो दर्शक हैं कहते हैं कि जो एक बार वेंटिलेटर पर जाता है उसको वापस मतलब कि चांसेस जो है 20% रह जाता है आने का। क्या ये सही बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वेंटिलेटर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है जो आपको रेस्पिरेटरी सपोर्ट तो देती है और 20% का ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। जी। हाँ, ज़रूर थोड़ा अब पेशेंट्स क्रिटिकल हैं, वो क्रिटिकल पेशेंट्स अगर वेंटिलेटर पे जाएंगे तो निकलने में समय लग सकता है, उसको वेंटिलेटर से बाहर लाने में समय लग सकता है, या कई बार पेशेंट्स की डेथ भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वेंटिलेटर जीवन रक्षक प्रणाली है। जी। और उससे बहुत ही लाभ है, वेंटिलेटर भी दो टाइप के होते हैं, नॉन इन्वेसिव टाइप का होता है, एक इन्वेसिव टाइप का होता है। तो जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर है उसमें तो सांस के नली में कुछ किया ही नहीं जाता है, तो वो उससे तो सैकड़ों जान मेरे ही हॉस्पिटल में सैकड़ों जानें बचाई गई हैं, सैकड़ों, माने अनगिनत। तो ये एक मिथ्या है, लोग बोल देते हैं कि वेंटिलेटर पर जो गया इसके मतलब समझिए कि वो वापिस बहुत कम चांस होता है, यानी मिथ्या समझ लें हम लोग इसको। ये मिथ्या ही है। अरे मिथ्या तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको एक बार इंसुलिन शुरू हो जाता है तो वो इंसुलिन बंद ही नहीं होता है। तो अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लोगों ने अपना एक परसेप्शन बना लिया है कि ऐसा ही होता है इसलिए ऐसा होता है, तो वो चीज़ें सही नहीं हैं। आप जिसका काम उसको करने दीजिए, डॉक्टर का काम है डॉक्टर को करने दीजिए। आप हमारे यहाँ
इतने ज़्यादा डॉक्टर्स मिल जाते हैं कि हर चीज़ में अपना असेसमेंट और अपना डिसीजन देना शुरू कर देते हैं, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई सीरियस पेशेंट है, यदि जो भी है जिसके साथ उनके आते हैं लोग, यदि थोड़ा भी टाइम लेते हैं तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, डिसीजन मेकिंग, किसी भी चीज़ में डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है, और जितना आप कोई डिसीजन देते हैं, ट्रीटमेंट का स्टार्ट जो होता है, ट्रीटमेंट इनिशिएशन जो होता है, उतना ही जल्दी होता है जी। और किसी भी चीज़ का, किसी भी इमरजेंसी का एक लेटेंट पीरियड होता है, गोल्डन आवर कहा जाता है उसको। जी। तो गोल्डन आवर में अगर आपने इंटरवीन किया है तो उसका आउटकम हमेशा बढ़िया होता है। इसलिए डिसीजन लेने में ज़्यादा लेट करना ये पेशेंट के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि नहीं, ये पेशेंट को इमरजेंसी की ज़रूरत है, लेकिन जो उनके साथ गार्जियन आते हैं कुछ बहुत ही मतलब कि बात विचार करने में डिले कर लेते हैं, लेट हो जाता है और वो आपके लिए बहुत चैलेंजेज हो जाता है? देखिए, इसमें किसकी गलती कहेंगे, माने होता है और ये बराबर ही होता है। कभी कभार क्या बराबर ही ये होता है, लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या डिसीजन नहीं ले पाते। और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब आदमी प्रेशर में होता है तो डिसीजन सही नहीं ले पाता। लेकिन अब ये चीज़ें हैं कि उसमें समझाना, डॉक्टर को समझाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और जब पेशेंट के अटेंडेंट जब कन्विंस हो जाते हैं तो वो बिल्कुल डिसीजन लेने में लेट नहीं करते हैं। तो ये तो हर एक पेशेंट के साथ होता है, लेकिन मैं कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ और वो कन्विंस होते हैं तो उसके बाद फिर पेशेंट्स को वो भर्ती करते हैं जी। और उसका इफ़ेक्ट भी आता है, उसका अच्छा आउटकम आता है। माने मेरे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उसमें 100 में 90 पेशेंट एकदम ठीक होके जाते हैं। हाँ, 10 पेशेंट्स का तो भाई भगवान तो हूँ नहीं मैं कि जैसे सारे लोग अपना काम करते हैं मैं भी अपना काम करता हूँ, तो इस चलते उतनी प्रॉब्लम की चांसेस तो हैं, लेकिन 100 में 90 पेशेंट्स जो हैं वो ठीक होके जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप फिजिशियन हैं, लेकिन ये आपको कहाँ से ये प्रेरणा आया कि नहीं मुझे इमरजेंसी टैकल करना चाहिए? नहीं, बेसिकली देखिए, मैं इमरजेंसी में प्रॉपरली ट्रेंड हूँ जी। ठीक है ना। मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ जी। ठीक है ना, और जितने आईसीयू जो हैं वो एनेस्थेटिस्ट के ही अंडर में आते हैं जी। मैं इंडिया के बेस्ट आईसीयू में प्रॉपरली ट्रेंड हूँ और प्रॉपरली मैंने डिग्री ली है उसमें ठीक है। मैं सफदरजंग का पढ़ा हुआ हूँ और सफदरजंग की आईसीयू सरकारी आईसीयू में इंडिया में बेस्ट मानी जाती है, मैं वहीं का पढ़ा हुआ हूँ। मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर पीके वर्मा जी, डॉक्टर पीके वर्मा इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंटेंसिविस्ट माने जाते हैं। तो मेरा एक्सपोजर वैसा रहा है। तो एक इंटेंसिविस्ट जो है वो इंटेंसिव केयर नहीं करेगा तो क्या करेगा? डॉक्टर साहब, जिस समय आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो आप किससे, आपके घर में और कोई डॉक्टर थे या आप सेल्फ मोटिवेटेड होके आपने नीट क्लियर किया या क्या? थोड़ा सा दर्शकों को सर बता दीजिए। जब हम लोग पढ़ाई करते तब नीट वाली वो नहीं थी जी। हम लोग सीबीएसई से, मैं सीबीएसई से हूँ और मेरे बड़े पिताजी डॉक्टर हैं जी। मेरे बाद मेरे फैमिली में और भी डॉक्टर्स बने हैं। मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं जी। और मेरी 3 भांजियाँ हैं वो डॉक्टर हैं जी। तो मेरे बाद भी डॉक्टर्स हैं फैमिली में, बट मेरे से पहले मेरे बड़े पिताजी थे जी। और कहीं ना कहीं उनसे आपने प्रेरणा लिया, उनका मोटिवेशन था ही। अभी सर हाल में यदि किसी को सीने में दर्द होने लग रहा है तो उसमें क्या समझें हम? देखिए, सीने में दर्द हमेशा हार्ट अटैक ही नहीं होता है जी। लेकिन हाँ, सीने में अगर दर्द हो तो उसको इग्नोर करना भी सही नहीं है जी। आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको नज़रअंदाज करते हैं और वही अगर दिक्कत बढ़ती है तो कई बार जानलेवा हो सकती है। इसलिए सीने में दर्द हो तो तत्काल के तत्काल किसी डॉक्टर से संपर्क करें और अपने से दवाई ना करें जी। अपने से दवाई ना करें, क्योंकि क्या होता है कि नए लोगों को लगता है कि हम खुद से दवाई करेंगे, कहीं से पेन किलर ले लेते हैं जब ठीक हो जाएगा। नए लोगों को थोड़े ना हार्ट अटैक होता है, लेकिन आज के डेट में एज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हार्ट अटैक किसी को हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये हार्ट अटैक जो है इसके पीछे मेन रीजन क्या है? थोड़ा सा दर्शकों को सर बता दीजिए। देखिए, आजकल जो लाइफस्टाइल है हमारी, जितने फास्ट फूड्स आ गए हैं और लोग बाहर के खाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। सबसे बड़ी एक वो भी दिक्कत है कि लोगों के जीवन में इतना तनाव हो गया है
जिसका हिसाब किताब नहीं है। और इस तनाव के चलते 50 बीमारियां साथ में जा रही हैं। जैसे तनाव का सबसे मेजर जो काम एक आउटकम है वो डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ 100 लोगों को वो करता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हार्ट अटैक को एग्जेजरेट कर रही हैं। तो अब तनाव मुक्त रहना है, एक्सरसाइज करनी है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल करना है, सबसे ज़्यादा तनाव मुक्त रहना है, ये एकदम तनाव मुक्त और फिजिकल एक्टिविटी ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी सर ठंड के मौसम में ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है या गर्मी? देखिए ठंड में थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी डिहाइड्रेशन के चलते हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ जाते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि ठंड में ही केवल दिखाई देता है, ठंड में थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है क्योंकि चेंजेस शरीर में इस तरीके से होती हैं कि ठंड में फ्रीक्वेंसी हार्ट अटैक की बढ़ जाती है। अभी कम अवस्था में युवाओं में हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है सर, तो इसके पीछे आप क्या रीजन समझते हैं सर? क्योंकि ये हार्ट अटैक जो है हमने सुना है कि ये 40 के ऊपर पहले, आज से 20-25 साल पहले जो 40 के ऊपर हुआ करते थे उनको ज़्यादा हार्ट अटैक आता था, लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि 20 साल 25 साल की उम्र में भी आ रहा है। तो इसके पीछे मेन रीजन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि फिजिकल इनएक्टिविटी है जी, तनाव उतना ही है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सेजरेट कर रहे हैं कंडीशंस को। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा जी। तनाव कम करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, प्रॉपर नींद लें, डिहाइड्रेशन से बचें, पानी कम से कम, अब क्या है कि कम से कम 3 लीटर पानी, 2.5 से 3 लीटर पानी शरीर को रिक्वायर्ड है। हमारे आधे लोगों से पूछिए, कोई 1 लीटर, अभी ठंड के दिनों में 1 लीटर 1.25 लीटर से कोई ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पीता होगा। और वो डिहाइड्रेशन भी एक कॉज है हार्ट अटैक का। समझेंगे कि डिहाइड्रेशन, शरीर से पानी सूखेगा, वो अलग से स्ट्रेस बढ़ाता है शरीर में। तो स्ट्रेस कम करना है शरीर का, स्ट्रेस बढ़ाने पे दिक्कत होगी। हमारे कुछ डॉक्टर साहब से बात हुआ, वो बोल रहे थे कि कुछ ज़्यादा जिम करने के चलते भी आजकल युवाओं में हार्ट अटैक, तो आप क्या राय है आपका? नहीं, देखिए जिम करने से, बहुत ज़्यादा जिम करने से क्या है ना कि जो मेजर कॉज है वो डिहाइड्रेशन और यही सारी चीज़ें हैं। प्रॉपर वे में जिम अगर अंडर प्रॉपर ट्रेनिंग की है तो ऐसा नहीं है कि जिम करने से दिक्कत होती है। और डिहाइड्रेशन जो है वो एक मेजर कॉज है इन सारी चीज़ों का। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत स्टेरॉइड्स और आर्टिफिशियल इन्हांसर्स, मसल इन्हांसर्स और ये वो लोग ले रहे हैं, उन सब चीज़ों का भी साइड इफ़ेक्ट्स आता है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको जिम में कोई अलार्मिंग साइन मिले, अब बहुत लोगों को क्या होता है कि हाँ भाई हाफ हो रही है, उसके बाद भी दौड़े जा रहे हैं जी, तो वो चीज़ आपको दिक्कत तो करेगी ना। मान लीजिए आप कंडीशन के लिए अवेयर नहीं है जी, आपने दौड़ना शुरू किया, आपको हाफ हो गई और उसके बाद भी आप दौड़े जा रहे हैं, आप एक्टिविटी किए जा रहे हैं। अब वो हाफ किस कारण से है? इनएक्टिविटी के चलते है, पहली बार कर रहे हैं उसके चलते हो रही है, या फिर आपको कुछ कार्डियक एलिमेंट है वो बिना देखे आप किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो साइड इफेक्ट देगा ही देगा, और वो साइड इफेक्ट देगा तो आपको परेशानी बढ़ेगी। तो इस चलते अपनी कैपेसिटी जांच के ही जिम करें, यानी ओवर एक्टिव होना और ओवर जिमिंग ये दिक्कत करता है। अभी युवाओं में सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी देखने को मिल रही है? इनएक्टिविटी जी, लोग, ओबेसिटी, वजन ज़्यादा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल डायबिटीज़ जो है एक महामारी की तरफ फैल रही है जी, और डायबिटीज़ के चलते बहुत सारी चीज़ें जो है वो एडिशनली हो रही हैं आजकल। तो फ्रीक्वेंट, माने हार्ट अटैक भी लोगों को बहुत फ्रीक्वेंट आ जा रहा है जी जी, बहुत अर्ली एज में आ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले रोज़ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और वो करना ही है। इमरजेंसी में सर सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या होता है? चुनौतियाँ उस क्या क्या होती है? देखिए, अपना पेशेंट के स्ट्रेस के साथ अपना भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला, बिल्कुल। तो अपना स्ट्रेस लेवल होल्ड करके और अपने दिमाग को शांत रखना ताकि आदमी डिसीजन ले पाए, यही इमरजेंसी की सबसे बड़ी एसेंस है। बाकी तो जो है वो अपना जितना नॉलेज होगा आदमी उतना ही करता है। यदि सर कोई पेशेंट कोलैप्स होता है तो उस समय आपकी फीलिंग कैसी होती है? देखिए, हमारे हाथ से कभी भी पेशेंट अगर कोलैप्स करता है तो अच्छा फीलिंग तो, किसी को अच्छी फीलिंग तो नहीं आती है जी। ऐसा लगता है कि इतना एफर्ट लेने के बाद भी अगर पेशेंट कोलैप्स कर रहा है तो किसी भी डॉक्टर को, दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट उसके हाथ से कोलैप्स करे। आप एक डॉक्टर हैं, कभी कभी ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो कि ऑलरेडी कोलैप्स हो जाते हैं और आपके पास आते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं से आपको ब्लेम कर देते होंगे।
अब ब्लेम करने वालों का क्या करेंगे, ब्लेम करने वालों का कुछ कर नहीं सकते। क्या भी इस तरह के कभी घटा है क्या? कभी कभार होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट भाई अगर आप सही हैं तो सही हैं। तो आप लोग को सोचो मेंटली प्रिपेयर पहले से होते होंगे कि नहीं इस तरह का केसेस हो सकता है मेरे साथ? भाई जब तक मैं ये अश्योर ना कर लूँ कि वो मेरे लायक है कि नहीं, जी मैं उसको संभाल सकता हूँ कि नहीं, तब तक मैं नहीं ये नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि ये मेंटली प्रिपेयर आप होंगे कि इस तरह के लोग कह सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के लिए आदमी मेंटली क्या प्रिपेयर्ड होगा? आदमी जब तक, अगर मान लीजिए पेशेंट कोलैप्स कर गया है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक ईसीजी करके देख लीजिए। जी अगर एसिस्टोल हो गया है तो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जी ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला बेवकूफ़ बैठा हुआ है, उसको समझ में आती है बात। और कौन नहीं जानता है, पेशेंट किसी का कोलैप्स करे तो कौन नहीं जानता है कि उसमें परेशानी हो चुकी है। जी फिकर से सब जानते हैं, लेकिन अब यही है कि ब्लेम, जी इस पर ब्लेम देंगे पड़ी। एक फिजिशियन डॉक्टर के लिए सर इमरजेंसी में क्या भूमिका हो जाती है? देखिए इमरजेंसी का ये है कि इमरजेंसी में टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी आप कितना जल्दी असेस कर पाते हैं, कितने जल्दी ट्रीटमेंट इनिशिएट कर पाते हैं, उसी पे इमरजेंसी का आउटकम होता है। जी बाकी वो ये सारे डिसीजन जो है वो फिजिशियन डॉक्टर को ही लेना होता है। हम लोग कुछ सर रैपिड क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तैयार हैं आप? बोलिए सर ये बताइए आपका आत्मविश्वास कैसा है? आत्मविश्वास तेज बुखार क्या है? तेज बुखार, तेज मोर देन 100 फ़ारेनहाइट इज हाई फीवर। एक्सीडेंट करने पर क्या करें? इनिशियल ट्राइज का हिसाब किताब है, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल अटेंड करें। मोबाइल इलाज? भाई उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि आधी दुनिया सर गूगल डॉक्टर हो गया है। उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। बिना सलाह दवा? बिना सलाह दवा तो एकदम नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। जी आप लेते हैं दवाई और उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स के लिए आप तैयार नहीं रहते हैं, इसी में पेशेंट कोलैप्स करते हैं और आपको वो देखना होता है। डॉक्टर यही चीज़ समझ के देता है आपको, यही सारी चीज़ें समझ के ही दवाई देता है। तो बिना सलाह के तो मेरे हिसाब किताब जी। दवाई नहीं लेनी चाहिए। सीने में दर्द? सीने में दर्द आपको अवेयर होना चाहिए इस जी। चीज़ से कि आपको डॉक्टर से मिलना है। सीने का दर्द हमेशा हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है, इसलिए थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े हुए थे शहर के सबसे चर्चित और डॉक्टर जयमीत अंकुर, और बहुत बहुत धन्यवाद लोकवाइज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विकेश दुबे, कैमरा पर्सन नवनीत कुमार।